हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसका बेटा थोड़ी देर पहले खाना खाकर हेडफोन कानों से लगाकर आंखें मूंधे सर पुश से लगाए अपनी दुनिया में मगन हो गया था। मां किस अजियत से गुजर रही थी उसे उसकी कतन परवाह नहीं थी। ये उसका कसूर नहीं था, ये तो उस माहौल का दोष था जिसमें उसने अपने बेटे को पाला था। उसने बहुत कोशिश की कि उसका बेटा इस माहौल में ना रंगा जाए, पर वो तन्हा थी। कहां तक जाकर उसे बचा कर रखती। बच्चे की तरबियत माँ और बाप दोनों का काम है, पर यह बच्चा तो बिन बाप के पला था। और ये वो माहौल जहां बच्चे अपने बाप को ना देखें तो यही समझते हैं कि वो नाजायज औलाद हैं। चंद दिनों की मोहब्बत का समर है। यही वजह है कि 2 दिन पहले शानी भी उसके सामने आ खड़ा हुआ और चिल्लाकर पूछा कि उसका बाप कौन है, क्या वो नाजायज है। तब जहां खौफ से उसका बदन लर्जा था, वहीं उसका दिल खून खून हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी जायज औलाद हो, मेरी और शाहजेब की औलाद, पाकीज़ा औलाद। उसने रोते हुए बताया। क्या मेरा बाप मर चुका है? दूसरा सवाल हुआ। अल्लाह ना करे, उसने तड़प कर कह तो दिया, पर उसे मालूम भी नहीं था कि वो किधर है, किस हाल में है। वो जिंदा है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। मुझे अपने बाप से मिलना है, जितनी जल्दी हो सके, वरना मैं ये घर और आपको छोड़कर चला जाऊंगा। शानी कहकर चला गया था और वो सोफे पर ढह सी गई थी। किस मुकाम पर ला खड़ा किया था उसे वक्त ने। ऐसा वक्त भी आ सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। बहुत सोचा कि क्या करे। बहुत सोच विचार के बाद पाकिस्तान की टिकट बुक करवा ली और शानी से कह दिया कि तैयारी कर लो, तुम्हारे बाबा के पास जा रहे हैं। उसे कहकर अब वो तरह तरह के वहमों में पड़ने लगी थी। उसके पास 16 साल पुराना एड्रेस और फोन नंबर था। फोन करने की हिम्मत ना कर सकी। एड्रेस भी कंफर्म नहीं था कि आया वो अभी भी वहीं उस घर में होगा कि कहीं और शिफ्ट हो चुका होगा। अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ते और मंजिल की कुछ खबर नहीं थी, पर अल्लाह पर भरोसा और यकीन साथ था। 6 घंटे का सफर 6 सदियों पर मुहित। हर गुजरता पल उसके खून को मुजम्मिद करता रहा। आखिरकार एयरपोर्ट पर उतरकर वो अगले सफर के बारे में सोचने लगी। इस दौरान शानी ने उससे कोई बात करना गवारा नहीं किया। वो एक मानूस अजनबी के साथ सफर कर रही थी। टैक्सी में बैठे उसने गर्दन घुमाकर अपने 15 साला बेटे को देखा। वो कानों पर हेडफोन लगाए जाने क्या सुन रहा था, पर उसका सर किसी सुर के मातहत मस्त अंदाज में झूल रहा था। उसे बेहद अफसोस हुआ। जिसे वो अपना कीमती सरमाया समझती रही, वो तो खोटा सिक्का निकला। उसे ख्वार करने को ले आया है। उसे तो मां पर भी जरा बराबर एतबार नहीं। वो भी कितनी पागल थी, किसके सहारे जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रही थी। उसने सर झटका। क्या शाहजेब उसे कबूल कर लेगा? इस बात की उसे ज्यादा फिक्र हो रही थी, बजाय इसके कि शानी बाप को देखकर क्या रिएक्ट करेगा। शाहजेब अपनी दुनिया में मगन जी रहा होगा। उसकी वापसी पर जाने कैसा रद्द अमल होगा। क्या उसे खुशी होगी बीवी और बच्चे को देखकर, या वो अपनी खुशहाल जिंदगी में इनकी आमद को एक खतरा समझकर गुस्सा होगा या इग्नोर करेगा, कोई तवज्जो नहीं देगा। क्या नाज़नीन उसे कबूल कर पाएगी? क्या उसके घर में इसके लिए कोई जगह होगी? क्या दिल में कोई जगह बची होगी? वो सोचे जा रही थी और बेआवाज रोए जा रही थी। बहुत मुमकिन है शाहजेब वापस चले जाने का कह दे। तब वो क्या करेगी? शानी को क्या जवाब देगी? तब शानी क्या करेगा? क्या फिर वो उसे छोड़ जाएगा? इन्हीं सोचों में गुम थी कि टैक्सी झटके से रुकी। ले मैडम, हम आपके बताए हुए पते पर पहुंच गए। ड्राइवर के कहने पर उसने आंखों को रुमाल से साफ करके फिर से चश्मा दुरुस्त करके लगाया और बाहर देखा
तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन ये फैसला वक्त ने करना था कि ये उसकी असल मंजिल है या नहीं। शुक्रिया, उसने ड्राइवर को पे किया और कार से उतर गई। शानी भी उसे देखकर उतर आया। ड्राइवर उसका सामान निकाल चुका था। आगे बढ़कर कांपते हाथों से बेल बजा दी। दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बार फिर बेल दी। अब भी काफी देर दरवाजा नहीं खुला। शानी अजब नजरों से उसे देख रहा था, जैसे उस पर शक कर रहा हो, जैसे वो उसे बहलाने को किसी गलत पते पर ले आई हो। इसने घबराकर तीसरी बार जोर से बेल दी। अब दरवाजा खुला। एक 12-13 साल लड़का सामने खड़ा था। आई एम सॉरी, मैं नमाज पढ़ रहा था, सो दरवाजा खोलने में देर हो गई। बच्चे ने बहुत शाइस्ता लहजे में कहा। आप कौन? उसी शाइस्तगी से पूछा गया। शाहजेब से मिलना है, मोना ने बमुश्किल कहा। ओ, बाबा तो इस वक्त घर पर नहीं है। लफ्ज बाबा मोना के दिलो दिमाग में किसी तीर की माने लगा। ओ, तो ये शाहजेब का बेटा है। उसकी आंखें नम होने लगी। पहले मरहले पर ही तुम हारने लगी तो बाकी मरहले कैसे सर करोगी मोना बेगम? उसने खुद को बहादुर बनाने की कोशिश की। लगता है आप काफी दूर से आई हैं। बच्चे ने उसका सामान देकर अंदाजा लगाया। आए, अंदर आ जाएं। उसने हटकर उन्हें रास्ता दिया। किस कदर समझदार और तमीजदार बच्चा है। मोना को हसद सा हुआ। मोना बमुश्किल मरे मरे कदम उठाती अंदर आई। शानी भी उसके पीछे चला आया। वो इधर उधर हालात और माहौल का जायजा ले रहा था। गुफ्तगू से उसे कुछ गर्ज ना थी। उस लड़के की हमराही में वो घर के अंदर तक चले आए। साफ सुथरा घर, हर शय सलीके से अपनी जगह धरी थी। फर्नीचर वगैरह वही था, 16 साल पुराना, पर सेटिंग थोड़ी बदल गई थी। खिड़कियों के पर्दे भी बदल गए थे। घर में एकदम सन्नाटा था, जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। आंटी आप बैठे, मैं अभी आता हूं। वो और शानी बैठ गए। शानी एक बार फिर हेडफोन लगाकर अपनी दुनिया में मस्त हो चुका था। वो गर्दन घुमा घुमा कर इधर देखती रही कि शायद कोई शनासा चेहरा दिखाई दे जाए। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। शाहजेब के कमरे के दरवाजे पर नजर ठहर सी गई। दिल चाहा कि जाकर देखे अब कैसा है वो कमरा। कितनी मोहब्बत से उसने कमरा सजा रखा था। शाहजेब उसके लिए रोज नए फूल लाता था। सारा कमरा फूलों की खुशबू से महका रहता था। कमरे की खिड़की बागीचे की तरफ खुलती थी। बहुत खूबसूरत नजारा हुआ करता था। घर में सबसे खूबसूरत कमरा उसी का हुआ करता था। वो उठने को ही थी कि याद आया कि वो इस कमरे पर से अपना इख्तियार 16 साल पहले ही खो चुकी थी। वो अपनी जगह किसी और को देकर चली गई थी। बज़ाहिर बहुत खुशी से उसने ये सब किया था, पर उसका दर्द वही जानती थी। 16 साल उसने कांटों पर बसर किए। वो लड़का एक दरमियानी उम्र के मर्द के साथ आता दिखाई दिया। मोना ने जल्दी से आंखें साफ की और सीधी होकर बैठी। नदीम चाचा, ये सामान ऊपर गेस्ट रूम में रख दें और कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। वो लड़का ये कहकर मोना के सामने आकर बैठ गया। आंटी, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं। पहले कभी आपको नहीं देखा, इसीलिए पूछ रहा हूं। ये सवाल मोना तो खुद अपने लिए भी अजनबी सा कर गया। उसे कुछ सुझाई ना दिया। बेटा जी, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। उसने गुफ्तगू का रुख बदला। मेरा नाम अरफा है। बहुत प्यारा नाम है, मोना ने रस्मन कहा। घर के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे? मोना ने एक बार फिर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते पूछा। आपको बताया था ना, बाबा घर पर नहीं, ऑफिस गए हैं। अरफा ने मुस्कुराकर कहा। और बाकी? मोना ने फिर पूछा। बाकी कोई है ही नहीं, अरफा ने मासूमियत से जवाब दिया। आपकी मम्मी? मोना को तजस्सुस हुआ। मम्मी तो मेरी पैदाइश पर ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सुनते ही मोना को तो धचका सा लगा। ओ माय गॉड!
मोना कितनी ही देर अपनी पेशानी को मसलती रही। आई एम सॉरी। उसको सच में बहुत सदमा हुआ था और पहली बार अरफा पर तरस आया, वरना अब तक वो उसकी आंखों में खटक रहा था। नदीम चचा पुरतकल्लुफ चाय ले आए। अरफा उनके साथ बर्तन मेज पर रखने लगा। शाहजेब ने वाकई अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की है। मोना सोच कर रह गई, काश शानी भी तुम्हारे ज़ेरे साया परवान चढ़ता। उसे रोना सा आने लगा। आंटी, आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, चाय पी लें, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें। इंशाल्लाह रात के खाने तक बाबा भी आ जाएंगे। अरफा के कहने पर वो सिर्फ सर हिला सकी। चाय पीकर वो ऊपर वाले कमरे में आ गई। अरफा उसे दरवाजे तक छोड़ गया था। अब वो बच्चे को क्या बताती कि इस घर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। आखिर एक उम्र बिताई है उसने यहाँ। ये कमरा कभी खाला जान के ज़र इस्तेमाल हुआ करता था, फिर उसने खाला के लिए नीचे का कमरा सेट कर दिया कि बढ़ती उम्र के साथ उनके घुटनों में दर्द बढ़ने लगा था। उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी। अब खाला जान का कमरा उसके कमरे के बिल्कुल सामने था। वो रात को भी उठकर उन्हें देख लेती थी। शानी कमरे में नहीं आया था, बल्कि बाहर लॉन में निकल गया था। वो वाकई बहुत थक चुकी थी, पर यहां नींद किससे आनी थी। वो फ्रेश होकर खिड़की में आ खड़ी हुई। यहां से लॉन का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। उसे शानी और अरफा सामने बैठे दिखाई दे रहे थे। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। वो कितनी ही देर दोनों को बगौर देखती रही। दोनों में रत्ती बराबर ममासलत नहीं थी, न शक्लो सूरत में, न ही आदतों और अतवार में। हालांकि दोनों एक ही बाप की औलाद थे। उसका दिल घबराने लगा तो वो बेड पर आ बैठी। सोचा थोड़ी देर सो जाए, शायद अफाका हो जाए। वो लेट गई। बहुत देर तक जबरदस्ती आंखें मूंदे लेटी रही, पर दिल की बेचैनी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। वो घबराकर उठ बैठी, दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। सोचा कि लॉन में जाकर बैठे। नीचे आई तो कदम शाहजेब के कमरे के बाहर रुक गए। खुद को बहुत रोका, पर दिल था कि उसे खींच रहा था। हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गई। वही फर्नीचर, वही पर्दे, वही सेटिंग, सब कुछ वही था, पर वक्त बदल चुका था। हाँ, साइड टेबल से वो गुलदान गायब था जिसमें वो रोजाना ताज़ा फूल लगाया करती थी। उसने आगे बढ़कर शाहजेब की अलमारी खोली। उसके कपड़ों से उठती महक इसके नथनों से टकराई तो वो बेकाबू सी हो गई। हाथ नरमी से उन पर फेरने लगी और आंखें रिम झिम बरसने लगी। उसने दूसरी अलमारी खोली। वहां भी शाहजेब के ही कपड़े थे। ये अलमारी कभी उसकी हुआ करती थी। इसके बाद यकीनन नाज़नीन के ज़ेरे इस्तेमाल रही होगी। उसने अलमारी का कोना कोना देख डाला कि नाज़नीन की कोई निशानी नजर आ जाए, पर कुछ भी ना मिला। फिर वो कमरे की तरफ आई। हर तरफ, हर दराज देख डाला, पर कोई शय ना मिली। वो बेड के किनारे पर बैठ गई। उसे याद आया कि साइड टेबल के निचली दराज में फोटो एल्बम हुआ करता था। उसने जल्दी से दराज खोली। दराज किताबों से भरी पड़ी थी। शाहजेब रात मुताला करने का आदी था। वो मायूस होकर दराज बंद ही करने वाली थी कि उसे किताबों के नीचे मखरूम मखमली सा गुलाब दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, यही तो है वो हमारा फोटो एल्बम। वो एल्बम निकालकर दोबारा बेड पर बैठ गई। पहली तस्वीर उनकी शादी की थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। दूसरी तस्वीर में खाला जान भी उनके साथ थी। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। इस एल्बम में शाहजेब ने अपनी पसंदीदा तस्वीर लगा रखी थी। बहुत खूबसूरत वक्त था। शाहजेब उसकी खाला का बेटा था। दोनों बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। सो जब मौका मिलता एक दूसरे के हाथ चल देती। दोनों के शहरों का बहुत फासला था, पर दिल जुड़े हुए थे। खाते पीते घराने थे। हाय हाय, कराची तो इतनी दूर है, लोग कहते तो हंसकर टाल दिया जाता। वो इधर फ्लाइट पकड़ती तो उधर बहन के घर। इस तरह दोनों का बचपन तकरीबन एक साथ ही गुजरा था। वो तो 3 बहन भाई थे,
पर शाहजेब इकलौता था। खाला को इस बात का बहुत दुख था। वो अक्सर कहा करती कि जितना मुझे शौक था उतना ही रब ने तरसाया। अब शाहजेब के ढेर सारे बच्चे होने चाहिए। मेरा दिल करता है कि आंगन बच्चों से भरा रहे। उनकी बात पर कह कहे बुलंद होते। शाहजेब को छेड़ा जाता और वो भी खूब मजे लेता। फिर एक दिन अचानक खालू की डेथ हो गई। उनका हार्ट फेल हो गया। खाला बहुत तन्हा रह गई। वो कॉलेज से फ्री थी, सो अम्मा उसे खाला के पास ही छोड़ गई। शाहजेब की अभी तालीम पूरी ना हुई थी। घर, बिजनेस, माँ, तालीम, उसके सर पर काफी बोझ आन पड़ा। इस मुश्किल वक्त में उसने इसका काफी सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। शाहजेब इसका तहे दिल से शुक्रगुजार था। खाला उठते बैठते इसे दुआएं देते ना थकती थी कि मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुझ जैसी होती मोना। वो इसकी पेशानी चूम लिया करती थी। इसका रिजल्ट आया तो वो पास हो गई। खाला की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी और अम्मा उसे लेने पहुंच गई। खाला को पता चला तो जार जार रोने लगी और बहन से नाराज होकर बैठ गई। आपा, इसकी पढ़ाई का खर्च होगा, चलो आप भी साथ चलो ना, मेरा घर आपका ही घर है। अम्मा ने बहन को मनाने की कोशिश की। मैं कहीं नहीं जा रही, अपना घर, अपना बेटा छोड़कर, समझी तुम? और रही बात पढ़ाई की तो एक से बढ़कर एक कॉलेज है यहाँ। मैं इसे यहाँ एडमिशन दिलवा देती हूँ, बस तुम इसकी फिक्र करने की जरूरत ना करो। खाला ने दो टोक फैसला सुना दिया। अम्मा से कोई जवाब ना बन पड़ा। अम्मा कुछ दिन रहकर वापस चली गईं और वो वहां खाला के पास ही रह गई। एडमिशन ले लिया, बाकायदा पढ़ाई शुरू हो गई। अब वो सुबह में कॉलेज जाती और शाम में खाला का हाथ बटाती। खाला ने उसे सारी घरदारी सिखा दी। अम्मा से बात होती तो वो चहक चहक कर बताती कि उसने क्या क्या नया सीखा। अम्मा भी बहुत खुश होती। शाहजेब की तालीम मुकम्मल हो गई। अब वो उसे और अम्मा को ढेर सारा वक्त देने लगा। ऑफिस के बाद का सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता। कभी डिनर पर ले जाता तो कभी शॉपिंग पर। उसका दिल लग गया था। घर की याद ही नहीं आती थी। कभी जो अम्मा वापसी का मुतालबा करती तो उसका दिल बुझ सा जाता। ऐसा क्यों है वो समझ ना पाती। खाला जान कहती, अब मैं जल्दी शाहजेब की शादी कर देना चाहती हूँ। वो शाहजेब को चिढ़ाने के लिए कहती, खाला जान, मोटी ताजी बीवी ला कर देना ताकि मोटे मोटे ज्यादा सारे बच्चे पैदा कर सके। खाला खिलखिला कर हंसती और शाहजेब उसे पास पड़ा कुशन खींच कर दे मारता। तन्हा होते तो वो रुहासी होकर पूछती, शाहजेब, आपकी बीवी मेरी और आपकी दोस्ती से खफा तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। मेरी प्यारी दोस्त को कुछ कहेगी तो मैं उससे खफा हो जाऊंगा। ओके, शाहजेब कहता तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा देती। वो तो शायद मुझे बर्दाश्त कर ले, क्या मैं उसका वजूद बर्दाश्त कर पाऊंगी? शाहजेब की तवज्जो का मरकज वो हो जाएगी। ये सब कहां सहा जाएगा मुझसे। खुद से बातें करती तो रो दिया करती। यूं ही हंसते रोते वक्त गुजर गया और उसके बीए के इम्तिहान सर पर आ गए। शाहजेब बैठा टीवी देख रहा था। खाला जान अपनी दोस्त की तरफ गई हुई थी। उसने किताबें लाकर शाहजेब के सामने फेंकी। लें, आप ही दें मेरे हिस्से के पेपर्स, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो रो देने को थी। क्यों, सारा साल क्या किया? शाहजेब ने लापरवाही और मजाक के मिले जुले मूड में कहा, आपके साथ शॉपिंग, आउटिंग, खेल कूद, बस यही किया। वो गुस्से में बोली, क्यों लेकर जाते थे? कह नहीं सकते थे कि बैठकर पढ़ो? आपने भी एक दिन नहीं पूछा कि कॉलेज में क्या पढ़ती हो, उस्ताद कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं, समझ तो आती है ना लेक्चर्स की? कभी कहा हो कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझा दूं? मोना फट ही पड़ी। शाहजेब आंखें फाड़े उसे देख रहा था। आओ मैं समझा दूं जो समझ नहीं आ रहा। टीवी ऑफ करके रिमोट एक तरफ रखते शाहजेब ने डरते डरते कहा। ये सुनते ही मोना की बातें खिल गई। थैंक्स, थैंक यू। वो जल्दी से किताब खोलकर बैठ गई
और फिर रात गए तक उसका दिमाग चाटती रही। जान तब छोड़ी जब खाला ने कहा, अब खाना खा लो लड़की, क्या सारी किताबें आज ही पढ़ लेनी हैं? एक अदद सर की गोली भी दे देना प्लीज। अब रोने की बारी शाहजेब की थी। वो छुट्टी का दिन जिस कदर आराम से गुजारना चाहता था उतना ही खराब गुजरा। फिर अगला पूरा 1 महीना वो रोज सर दर्द की गोली खाता रहा और मोना को पढ़ाता रहा। आज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। आखिरी पेपर देकर आई तो खाला की गर्दन में बाहें डालकर फरमाइश कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर बैठोगी, समझी? पहले तुमने हर बात का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया था। शाहजेब ने मसनूई गुस्सा दिखाया। खाला जान, उसने रोने की एक्टिंग की, मुंह खाला की गोद में छुपा लिया। खबरदार जो मेरी बेटी से ऐसे बात की। खाला जान ने शाहजेब को प्यार से डांटा। आप हमेशा इसी की साइड लेती हैं। इसने तो चले जाना है, मैंने ही आपके पास रहना है, याद रखिएगा अम्मी। शाहजेब ने भी प्यार भरी धमकी दी। मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्यों मोना? खाला के पूछने पर वो मुस्कुराकर उनसे लिपट गई, पर दिल था कि जार जार रोने लगा। अम्मा उसे कहाँ अब यहां रहने देंगी? पढ़ाई भी मुकम्मल है कि अब्बा ने बीए करने की ही इजाजत दी थी, वो तो हो गया। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही अम्मा को पता चला वो पहुंच गई। आपा, मैं मोना को वापस ले जाने आई हूं। आखिर कब तक वो यहां रहेगी? अब तो इसकी शादी भी करनी है। ये यहां होगी तो मैं वहां इसके लिए रिश्ता कैसे ढूंढूंगी? अम्मा ने आखिर दिल की बात कह ही दी। खाला अजीब नजरों से अम्मा को घूरती रही। अम्मा नजरें चुराती रही। ले जाना चाहती हो ना, ले जाओ, शौक से ले जाओ, पर जाते ही तैयारी शुरू कर देना। अगले महीने मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगी। अगले महीने का मतलब है अगला महीना। इससे ज्यादा इंतजार न करवाना, समझी? मुझे तन्हा रहने की आदत नहीं रही। अब खाला ये कहकर शाने बेनियाजी से अपने कमरे की तरफ चल दी। अम्मा फटी फटी निगाहों से बहन की पुश्त को घूरती रह गई। ना पहले इरादा जाहिर किया, ना रिश्ता मांगने का तकल्लुफ बरता। सीधे से हुक्म सादिर कर दिया कि तैयारी कर लो, बारात लेकर आ रहे हैं। भला ऐसे भी कभी हुआ है? जाने तेरे अब्बा क्या रद्द अमल देंगे। बड़ी बहन है सो कुछ कह नहीं सकती। मेरी तो जान निकली जा रही है। तेरे अब्बा का भी खौफ सता रहा है। वो पैकिंग कर रही थी और अम्मा बेचैनी में कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। एक बात बता, क्या खाला ने कभी तुझ पर अपना ख्याल जाहिर नहीं किया? या शाहजेब ने कभी कोई ऐसी बात की हो? साफ अल्फाज में नहीं तो कभी इशारे कनाए में कही हो? अम्मा उसे घूरते पूछ रही थी। नहीं अम्मा, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं, उसने मस्कीन सूरत बनाकर कहा। हालांकि वो हैरान जरूर थी पर परेशान नहीं कि दिल तो बाग बाग हुआ जा रहा था। अब उसे शाहजेब की बीवी से जेलस नहीं होना पड़ेगा। वो बेनाम सी बेचैनी कभी ना होगी। वो जज्बात, मोहब्बत नाम था उनका, जिन्हें वो कोई नाम ना दे पाती थी। उनकी भी सूरत वाज़िह होने लगी थी। कार में बैठने से पहले खाला ने उसे गले लगाकर ढेर सारा प्यार दिया। मेरी जान, बिल्कुल परेशान ना होना, मैं अगले महीने पहुंच जाऊंगी और इस औरत से बिल्कुल ना डरना। तुम पर रोब डालने की कोशिश करेगी, मुझे इसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। खाला ने कार में बैठी बहन को खूर ख्वार निगाहों से देखते कहा। मोना ने अपनी हंसी बमुश्किल रोक रखी थी। बस सफर में दुआ करती रहना कि सब खैर से हो जाए। तुम खुश तो हो ना? खाला को आखिर उसकी मर्जी का ख्याल आ ही गया। वो शर्माकर उनके गले लग गई और उन्होंने एक बार फिर इसकी पेशानी चूम ली। खुश रह मेरी बच्ची। कार एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रही थी और उसकी उदासी भी बढ़ने लगी। जहाज हवा में उड़ा तो उसे लगा जिस्म से जान निकल रही हो। दिल चाहा कि फूट फूट कर रोए। शाहजेब और खाला के साथ इस कदर दिल लग चुका था
कि अब अपने घर जाते हुए भी दिल उदास हो रहा था। वो शाहजेब की यादों में गुम थी कि किसी की सिसकियों ने उसे बेचैन कर दिया। सर घुमा कर देखा तो साथ वाली सीट पर बैठी उसकी मां रो रही थी। क्या हुआ अम्मा? पता नहीं तेरे अब्बा क्या सलूक करेंगे, मेरा तो दिल हौल रहा है। एक तरफ बहन है इकलौती कि उसको मैका समझ सकती हूं, मैके की आखिरी निशानी। तेरे अब्बा ने इनकार कर दिया तो बहन छूट जाएगी। आपा ने भी एक बार नहीं सोचा, नहीं पूछा, बस हुक्म सुना दिया। हाय अल्लाह, क्या होगा? अम्मा हल्की आवाज में बैन करने लगी। उसे अब तक हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं था। वो तो बस खुश थी कि खाला उसे बेटी बनाने जा रही थी। शाहजेब उसे मिलने वाला है, पर यह तो ख्याल ही नहीं आया कि अब्बा इनकार भी कर सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में फिर वो कभी भी शाहजेब की सूरत नहीं देख पाएगी। क्या वो आखिरी बार मिलाई है उनसे? यह ख्याल आते ही दिल फट जाने को हुआ। वो तो मोहब्बत को बहुत आसान समझ बैठी थी। क्या उसकी मोहब्बत में आजमाइशें और इम्तिहान अभी आना है? क्या करेगी वो? क्या उन आजमाइशों को झेल पाएगी? नहीं नहीं, उसके पास तो इतना ज़र्फ ही नहीं। दिल ने दुहाई दी। उसे याद आया कि खाला ने दुआ करने को कहा था, मतलब कि उन्हें भी अंदाजा था कि क्या हालात हो सकते हैं। बस फिर वो सारा रास्ता रब के साथ मसरूफ रही। एयरपोर्ट पर अब्बा जी लेने आए। इतने अरसे बाद उनसे मिली तो गले लगकर रो पड़ी। शाहजेब की तरफ से भी उदास थी। वो भी काफी देर तक उसे गले लगाए खड़े रहे। घर आकर भी उसे खुद से लिपटाए रखा। मेरी लाडो को अब्बा की याद नहीं आती थी क्या? उनके पूछने पर इसे कोई जवाब तो ना बन पड़ा। बस उनके गिर्द अपनी बाहों को मजबूती से कस लिया। अब्बा ने अपने हाथों से खाना खिलाया, इधर उधर की बहुत सी बातें की। बाकी बहन भाई भी उससे ढेरों बातें करने के लिए बेचैन थे। रात अब्बा अपने कमरे में चले गए। वो भी बहन भाइयों के पास चली आई। सब रात गए तक मस्तियां करते रहे और फिर थक कर सो गए। वो भी अपने बिस्तर में लेट गई, पर नींद कहाँ आने वाली थी। वो जो सबके सामने पोज करते करते थक चुकी थी, जी भर कर रोई। शाहजेब और खाला बहुत याद आ रही थी। ये घर पराया पराया सा लग रहा था। जाने अब उसकी किस्मत का क्या फैसला होने वाला है। क्या वो किसी और के साथ खुश रह पाएगी? ये सोचना ही बेकार था कि उसकी हर खुशी तो शाहजेब से जुड़ी हुई थी। वो भला उसके बगैर कैसे खुश रह पाएगी? रात आंखों में काटी। सुबह वो सबसे पहले नाश्ते की मेज पर पहुंच गई। हालात का जायजा लेने लगी। अब्बू कल की तरह ही उसके लाड उठा रहे थे। अम्मी चुप चुप सी नाश्ता बनाने में मसरूफ, और छोटी उनके साथ हेल्प करवा रही थी। लगता है अम्मी ने बात नहीं की। उसे मायूसी हुई। आंखों ही आंखों में उनसे पूछने की कोशिश की, पर वो थीं कि रोबोट की तरह चले जा रही थी। कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसका दिल चाहा खुद बेशर्मों की तरह अब्बा से बात कर ले, पर इतनी हिम्मत कहां से लाती। सोचना आसान, करना नामुमकिन था। अब्बा नाश्ता करके काम पर चले गए। वो अम्मा के पास किचन में चली आई, जो कि बर्तन धोने में मसरूफ थी। अम्मा, क्या कहा अब्बा ने? उसने छोड़ते ही पूछा। अम्मा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अफसोस हुआ कि शर्मो हया ही नहीं रही इस लड़की में। वो भी दीदे फाड़े अम्मा को देखती रही कि कोई जवाब आए। मैं बात करती तो कुछ कहते ना। रात तेरे आने पर बहुत खुश थे, मुझसे बात ही ना की गई। सोचा ऐसे ही उनकी खुशी को घन लग जाना। अम्मा हाथ साफ करके मेज पर बैठ गई। उसे गुस्सा आया कि वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अम्मा ने भी परवाह ना की, बल्कि हाथ के इशारे से दफा किया। शाम अब्बा की आने का वक्त हुआ तो वो अम्मा के साथ किचन में आकर काम करवाने लगी। अम्मा रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। अम्मा क्या करना है? वो सलाद काटने के बाद बोली। धनिया बना दो, सालन पकने को है, उन्होंने डोई चलाते हुए कहा। वो धनिया बनाते हुए बार बार अम्मा की तरफ देख रही थी। क्या बात है,
कुछ कहना है क्या? अम्मा ने उसकी बेचैनी भांपते हुए पूछा। अम्मा, मैं तो कहती हूं आज बात कर ही लें, देखा जाएगा जो होगा, आर या पार हो ही जाए। मैं सूली पर लटकी हुई हूं, वो खुले लफ्जों में कह गई। अम्मा ने उसे देखा। जब यहां से गई थी तो तू ऐसी तो नहीं थी, उस वक्त तो बात भी ठीक से नहीं कर पाती थी, और अब कैसे दीदा दलेरी से मां को कह रही थी कि सूली से लटकी हुई हूं। सोचती हूं, पर उस वक्त तुम अपनी सूरत गुम कर लो, नहीं तो मेरे हाथों जाया हो जाओगी, अम्मा ने छुरी दिखाते हुए कहा। वो भाग निकली और बाहर आकर सोचने लगी, मैंने आखिर ऐसी क्या बात कर दी जो अम्मा इतनी खफा हो गई? लगता है खाला जान की ज्यादा ही टेंशन ले ली है, उसने खुद को समझाया। अब्बा की कार की आवाज आई तो वो भागी भागी गेट पर गई। अब्बा ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और अंदर चले आए। वो भागकर पानी ले आई। अब्बा, चाय लाऊं? नहीं बेटा, आप खाना ही खाएंगे, वो ये कहकर अपने कमरे में चले गए। रात खाने की मेज पर इधर उधर की हल्की फुल्की बातें हो रही थी। वो बार बार मां को इशारा करती कि बात करें, और वो उसे इग्नोर कर रही थी कि ये लड़की तो सटिया गई है, बेशर्मी में बीए करके आई है। और वो एक बात तो बताना भूल ही गया। अब्बा ने खालिस जनाना अंदाज में माथे पर हाथ मारते कहा। छोटी भी बता रही थी कि अब्बा खासे भुलक्कड़ हो गए हैं। सब खाना भूलकर अब्बा की तरफ देखने लगे। वो कुरैशी साहब है ना, हमारे पुराने मोहल्लेदार, वो कल ऑफिस आए थे, कह रहे थे कि घर आना चाहते हैं, मोना के रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं। अब्बा फिर से खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। छोटी ने नारा लगाया, याहू, आपी की शादी होगी, कितना मजा आएगा, मैं नए कपड़े बनाऊंगी, लहंगा भी लूंगी। वो खाना भुलाकर अपनी फरमाइशें सुनाने लगी। मोना और अम्मा को सांप सूंघ चुका था। अम्मा ने पानी के घूंट से लुकमा हलक से उतारा। वो भी दीदे फाड़े अम्मा को देखे जा रही थी। सारा मंजर धुंधलाने लगा था, शायद नमी उतरने लगी थी। अम्मा कभी उसे देखती और कभी खाने में मसरूफ शौहर को। एक बात मैं भी बताना भूल गई थी, आते हुए आपा ने भी ऐसी ही बात की थी। वो शाजेब के लिए मोना का हाथ मांग रही थी। सफर की थकावट ऐसी थी कि घर आकर ऐसी मसरूफ हुई कि याद ही नहीं रहा। अब आपने बात की तो याद आया। अम्मा मिनमिनाई। खाना खाते हुए अब्बा का हाथ रुक गया। वो लुकमा मुंह में रखना ही भूल गए। अब हैरान होने की बारी अब्बा की थी। सब सांस रोके अब्बा की सूरत तक रहे थे। तुम भी कमाल करती हो मोना की अम्मा, इतनी बड़ी बात तुम भूल कैसे गईं? तुम्हें तो आते ही मुझे खुशखबरी देनी चाहिए थी, बल्कि वहीं से मुझे फोन कर देती कि ये बात हो गई। मियां लुडियां डालो। क्या सोचती होगी आपा कि कितना खर दिमाग इंसान है। बेटी का बाप होके कोई फोन तक नहीं किया, कोई हाल चाल ही पूछ लिया जाता है, आखिर को बात आगे नहीं बढ़ानी। वो कहीं सोच रही हो कि हमारी मर्जी नहीं, भाई फोन लाओ, अभी के अभी नंबर मिलाओ, कहीं देर ना हो जाए, बाद में पता चले कि शाजेब मियाँ का तो निकाह हो चुका। गिला करने के लायक भी ना रहे तुम्हारी आपा से। अब्बा बोले चले जा रहे थे और अम्मा हमन्नकों की तरह उनका मुंह तक रही थी। और मोना को लगा कि या तो अब्बा शौक की हालत में है या वो गलत सुन रही है। फिर अब्बा ने फोन लेकर मिला भी लिया, स्पीकर ऑन करके मेज पर रख लिया। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं भाई साहब, आपकी कोई खैर खबर नहीं मिलती, और अब इस छोटी को देखो, जाकर इत्तला तक ना दी कि खैर से पहुंच गई हूं। भला ऐसी भी क्या नाराजगी? खाला की आवाज आई। अल्लाह पाक शाद आबाद रखे आपको। आपा आपसे कैसी नाराजगी? अब्बा ने सफाई देने की कोशिश की। ये तो आप अपनी बेगम से ही पूछो कि कैसी नाराजगी। भाई हमने आखिर कह क्या दिया, सिर्फ इतना कहा कि मोना को मत ले जाओ, वो ना मानी। फिर हमने कह दिया ले जाओ, पर जाते ही तैयारी शुरू कर दो कि मैं अगले महीने इसे लेने पहुंच जाऊंगी।
अब आप ही बताओ, इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? खाला ने खूब लत्ते लिए। अम्मा पास बैठी मुंह बना रही थी। आप ठीक कह रही हैं आपा, अब इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं। भाई मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था जो उससे बात कर बैठी। मुझे सीधा आपसे बात करनी चाहिए थी। खाला के कहने पर अम्मा पैर पटकती अंदर चली गई। मोना हंसी दबाए बैठी रही। बाकी सब भी इस गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आपा, आप अगले महीने का कह रही हैं, ये तो बहुत जल्दी नहीं? मेरी तो अभी कोई तैयारी नहीं। अब्बा मिनमिनाए। भाई जहेज नहीं बनाना, बस लड़की के 4 जोड़े बनाने हैं। 1 महीने में बन जाएंगे। जहेज के नाम पर 1 प्लेट भी नहीं चाहिए। मैं आज हूं कल नहीं। इतना बड़ा घर है, भरा पड़ा है सामान से। ये शाहजेब और मोना का ही तो है। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे बस मेरी बच्ची दे दे, मेरे घर की रौनक। मोना इससे ज्यादा ना सुन सकी और शर्माकर कमरे में भाग आई। छोटी भी थोड़ी देर बाद चली आई। ओए होए, शर्में आ रही हैं मेरी आपो को। वो बहन से लिपट गई। कितना मजा आएगा आपो, फिर आप चली जाओगी। वो उदास होकर बैठ गई। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती थी। भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता और मैं कमरे में अकेली बैठकर रोती थी। अम्मा के साथ किचन में काम करवाकर दिल बहलाने की कोशिश करती थी। मोना ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेकर खूब प्यार किया। मुझे भी तुम बहुत याद आती थी। बहन का दिल रखने को उसने झूठ बोला। अच्छा ये बताओ, किस कलर का लहंगा बनवाऊं मैं? छोटी का ध्यान बदलने को उसने पूछा। रेड, अब बहुत प्यारी लगोगी आपो। रेड, ऐसा करते हैं उसके साथ गोल्डन कंट्रास्ट कर लेते हैं। अच्छा लगेगा ना? मेरी छोटी का भी सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक? उसने बहन को चमकारा। नहीं, मैं दुल्हन तो नहीं, मैं कोई और रंग देख लूंगी। छोटी ने सोचने के से अंदाज में कहा और हंस दी। ओके मेरी दादो। अम्मा को अब्बा से ऐसे रद्द अमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो खामखाही खौफजदा हुए बैठी थी। अगले रोज ही उसे ले जाकर बाजार पहुंची और खरीदारी करती जाती और अपनी किस्मत पर रश करती जाती। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और उसे माइयों बिठा दिया गया। उसकी सहेलियां, मोहल्ले की लड़कियां आकर रौनक लगाने लगीं। ढोल की भी खूब बजी। अब्बा जी को तो ये सब पसंद नहीं था, पर किसी को मना नहीं किया। बेटी की खुशी के लिए खामोश रहे, चुप चुप से काम निपटाते फिरे। रात सब सो गए। वो अपने ख्वाब के सच हो जाने पर हैरान बैठी थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। तकदीर मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कोई ऐसी नेकी भी नहीं कि रब ने उसके बदले में मुझे शाहजेब बिन मांगे दे दिया। शायद मेरी सूरत पर तरस आ गया हो। उसने आईने में खुद को देखा और शर्मा सी गई। बारात चंद लोगों पर मुश्तमिल थी। शाहजेब, खाला, शाहजेब का एक दोस्त मां के साथ आया और दूसरा दोस्त अपनी बीवी साथ लाया था। बस यही थी बारात। खाला तो उससे मिलकर रो पड़ी थी। बहुत याद आई तुम्हारी मेरी जान, अब तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत जाना। निकाह हो गया। रुखसती के वक्त अब्बा भी रो दिए। अम्मा जितनी मजबूत बनती थीं उतनी ही कमजोर साबित हुई। छोटी भी रो रही थी। सिर्फ भाई था जो खुद को मजबूत बनाए खड़ा था, पर वो जानती थी कि दिल उसका भी कट रहा है। वो रुखसत होकर एक 5 स्टार होटल में आ गई। अहमद भाई की बीवी उसे उसके कमरे में बिठा गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दस्तक सुनाई दी। शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। उसने नजर उठाकर देखा तो बस देखती ही रह गई। वो अब तक खुशफहमी में थी कि उस पर बहुत रूप आया है, पर शाहजेब तो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। ऑफ वाइट शेरवानी पर हम रंग नफीस काम, महरून कुला। नजर लगाने का इरादा है क्या बेगम जान? शाहजेब ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो इसे होश आया। वो शर्मिंदा सी मुस्कुराकर सर झुका गई।
शाहजेब ने शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी। अब वो कुर्ता शलवार में था। जेब से एक डब्बी निकाली और उसमें से पायल निकालकर हाथ में ले ली। सुनहरी खूबसूरत पायल देखकर मोना की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। शाहजेब ने हाथ बढ़ाकर उसके पांव को छुआ तो वो करंट खाकर सीधी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, उसने जल्दी से कहा। शाहजेब ने नरमी से उसका पांव अपने सामने किया और पायल पहना दी। आज मुझसे डर क्यों रही हो? कभी तो शाजे शाजे की रट लगाए फिरती थी, आज ये चुप क्यों? तुम खुश तो हो ना? शाहजेब ने गहरी नजरों से उसको जांचते हुए पूछा। वो जोर जोर से सर हिलाने लगी तो शाहजेब को हंसी आ गई। तुम्हें पता है मोना, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी हमसफर हो सकती हो। शाहजेब ने कहा तो वो मुंह उठाकर उसे देखने लगी। इसका मतलब मैं जबरदस्ती शाहजेब पर थोपी गई हूं? मैं सिर्फ खाला की पसंद हूं? उसे शदीद सदमा हुआ, पर जब अम्मा ने खाला से तुम्हारी बात की तो दिल उछलकर बाहर आने को हुआ। ऐसा लगा अम्मा ने मुझे जमाने भर का खजाना दे दिया हो। तब एहसास हुआ कि मेरे लिए तुमसे बेहतर साथी कोई हो ही नहीं सकता था और दिल में सिर्फ तुम ही बस सकती हो, बल्कि बस रही हो, और मैं उससे बेखबर था। शाहजेब किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए दिल का हाल कह रहा था। उसने सुना तो बेइख्तियार उसके गले लग गई। आई लव यू शाहजे, आई लव यू टू मच। पता नहीं कब से। शाहजेब ने भी मुस्कुराकर उसके गिर्द बाहें फैला ली। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। आज भी दोनों बहुत खूब लग रहे थे। ज्यादा मेहमान नहीं थे। तकरीब भी जल्द इख्तिताम पजीर हो गई। शाहजेब उसके पास स्टेज पर आकर बैठा। चलें अब, उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। इतने में शाहजेब का दोस्त चला आया, साथ में उसकी मिसेज भी थी। शाहजेब, मैं पहली बार कराची आया हूं यार, क्या ख्याल है किसी साइड पर चलें, सी साइड? और शाहजेब सबसे पहले उसने हामी भरी। जी जी जरूर, बहुत मजा आएगा। मोना बच्चों की तरह चहकी। बस फिर सब तैयार हो गए। उसने चेंज कर लिया और पहुंच गए सी साइड। अगली तस्वीर उसी दिन की थी। वो शाहजेब के बाजू में बाजू डाले चहलकदमी कर रही थी तो उमर ने तस्वीर बना डाली। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। दोनों के चेहरे मुस्कुराहट से सजे थे। एक दूसरे के साथ वो हर शय से बेनियाज लग रहे थे। होश था तो बस एक दूसरे का। एल्बम तस्वीर से भरा पड़ा था, पर उसका दिल भर आया। शादी के शुरू के 6 माह उसकी जिंदगी के ख्वाबनाक दिन थे। वो बेफिक्र सी थी, बस प्यार ही समेट रही थी। खाला हर वक्त सदके वारी जाती थी। शाहजेब भी पलकों पर बिठाए हुए था। एक दिन खाला की सहेली मिलने चली आई। बहन, कोई खुशखबरी है कि नहीं? 6 माह हो गए। नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पर कोई नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है। मैं भी 6 माह बाद उम्मीद से हुई थी। खाला ने उससे ज्यादा शायद खुद को तसल्ली दी थी। बहन, डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा होता है, सहेली ने राजदारी से कहा। हाँ हाँ, दिखा लूंगी। वो तो चली गई, पर सबको फिक्र में डाल गई। शाहजेब शाम को घर आया तो वो छूटते ही बोली कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। खैर तो है, क्या हुआ? शाहजेब ने उसे बगौर देखते पूछा। कुछ नहीं हुआ, इसीलिए जाना है, वो रोहांसी हुई। मोना, क्या हुआ मेरी जान? शाहजेब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी परेशानी कह डाली तो शाहजेब की हंसी निकल गई। पागल हो तुम, मुझे परेशान ही कर दिया। लो भला, अभी टाइम ही कितना हुआ है, और वैसे भी अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन हैं। चलो डिनर पर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। शाहजेब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसकी उदासी छट गई। आउटिंग के बाद वो वाकई फ्रेश हो गई। कुछ वक्त और गुजर गया तो खाला जान भी परेशान होने लगी।
वो जो हर वक्त बच्चों का जिक्र करती रहती थी, अब उन्हें चुप सी लग गई थी। डॉक्टर के पास भी वो जा चुकी थी। उसका कहना था कि सब कुछ नॉर्मल है, बस देर अल्लाह पाक की तरफ से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 साल गुजर गए। बच्चों की किलकारियां सुनने को खाला के कान तरस गए। वो उठते बैठते आहें भरा करती। वो भी मुरझाने लगी थी, खुद को सबकी खुशियों के कातिल समझने लगी थी। शाहजेब उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। उसकी तसल्ली के लिए हर डॉक्टर को दिखाया, कई बार मुकम्मल टेस्ट करवाए। सबका यही कहना था कि मसला तो कोई नहीं, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, उस मुकर्रर वक्त का इंतजार करें, दुआ करें। उसे लगता सब डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं और उसका दिल रखने को ऐसा कहते हैं। उसने मां बनना होता तो अब तक बन चुकी होती। शाहजेब को डर था कि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए और वो तेजी से उस तरफ बढ़ रही थी। कई बार उसने शाहजेब से कहा कि हम बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, पर शाहजेब नहीं माना। वो उसकी खुशी के लिए सब कर सकता था, पर बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता था। मोना, मैं किसी तीसरे को तुम्हारे और अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना बच्चा हो तो और बात है। सॉरी, मुझसे ये बात फिर मत कहना। वो रूठे लहजे में कहता तो वो खामोश हो जाती। एक दिन शाहजेब खाला के कमरे में बैठा था। बेटा, दूसरी शादी जुर्म नहीं है, और तुम कौन सा अयाशी के लिए दूसरी शादी करोगे? तुम तो औलाद के लिए ऐसा करोगे। मैं मरने से पहले तुम्हारी ये खुशी देखना चाहती हूं, और औलाद की खुशी देखना तुम्हारा भी तो हक है। तुम मोना से बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है। वो मुझे भी बहुत अजीज है मेरे बच्चे, पर इस ख्वाहिश का क्या करूं? मैंने तो तुम्हारी शादी होते ही आंगन में खेलते बच्चों का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। 9 साल हो गए, अब तो आंखों के आंसू भी खत्म हो गए। रो रो के अल्लाह से औलाद मांगते मांगते दरवाजे के बाहर खड़े वो सब सुन चुकी थी। वक्त जैसे थम सा गया, धड़कनों ने भी चुप साध ली। कितने ही लम्हे उस खामोशी की नजर हो गए। बहुत जल्द वापस आ गई। इस चुप को शाहजेब ने तोड़ा था। वो उसका तंज समझ चुकी थी। एयरपोर्ट पर शाहजेब ने उसे लोगों की परवाह किए बगैर बाहों में समोकर कहा था, मोना जल्दी लौट आना, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तब इसने जोर जोर से सर हिलाकर अपने लौट आने का यकीन दिलाया था। शाहजेब उसी लम्हे को अभी तक भूल नहीं पाया था, उसी लम्हे का ताना दिया था। अभी वो शर्मिंदा सी हुई। दोनों लाउंज में बैठ गए। तुम्हारी बीवी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, उसने हाथों को मसलते हुए बमुश्किल कहा। वो शाहजेब से नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो टिकटिकी बांधे उसे ही तक रहा था। उसकी बात सुनकर शाहजेब की पेशानी पर बल पड़ गए। बीवी? कौन सी बीवी? नाज़नीन की बात कर रही हूं। उसे वजाहत देना मुश्किल होने लगा। देखिए मिसेस शाहजेब, नाज़नीन से मेरी शादी हुई ही नहीं, उसने लफ्ज चबाकर कहा। तो वो फटी फटी निगाहों से शाहजेब को देखने लगी, जैसे उसकी बात का यकीन ही ना आया हो। तुम्हें छोड़कर वापस आया, सोने की बहुत कोशिश की पर दिल घबराने लगा। मैंने सोचा कुछ वक्त रब के साथ गुजार लिया जाए, शायद अफाका हो जाए। मैंने नमाज पढ़ी और फिर अपने अल्लाह के साथ खूब राजो न्याज किए, दिल का हाल खोलकर रख दिया। हालांकि रब से कुछ पोशीदा नहीं होता, पर मेरे दिल का बोझ कदरे हल्का हो गया और यकीन सा हो गया कि वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। सुबह अम्मा ने तुम्हें नाश्ते पर नहीं देखा तो बेचैन हो गई। मैंने बता दिया कि तुम कुछ दिनों के लिए कराची चली गई हो। अम्मा ने कहा कि तुम नहीं होगी तो वो भी नहीं जाएंगी मेरी बारात के साथ। वो खफा होकर बैठ गई, नाश्ता भी छोड़ दिया। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा पर वो टस से मस ना हुई। बहुत बार सोचा कि तुम्हें फोन करूं, तुमसे बात करके शायद वो मान जाएं, पर हौसला ना हुआ। या शायद तुम ही लौट आओ, पर मैं तुम्हारा सब्र नहीं आजमाना चाहता था।
आप एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकी, क्यों उसका सब्र आजमाने पर तुली हैं? अपने ही शौहर के लिए दूसरी बीवी तलाश करना और फिर उसके लिए एक से बढ़कर एक बरी का जोड़ा बनाना, शादी की सारी तैयारी में खुले दिल से हिस्सा लेना, बल्कि सब इंतजाम अपने हाथ में ले लेना, बड़े हौसले और सब्र का काम है अम्मा। आप चाहती हैं वो हंसती मुस्कुराती शौहर की बारात के साथ भी जाए? नहीं अम्मा, मत करें उस पर इतना जुल्म, मर जाएगी वो इतना नहीं सह सकती थी, इसीलिए चली गई। वो इसलिए भी चली गई कि उसकी मौजूदगी में दूसरी को वक्त नहीं दे पाऊंगा। और ये सच है कि वो यहां रहती तो मैं नाज़नीन की तरफ देख भी नहीं सकता था, मैं उसकी दिल आज़ारी नहीं कर सकता था। प्यार करता हूं उससे, 10 साल बिताए हैं हमने एक साथ। थोड़े दिनों में वो कुछ संभल जाए, अपने अंदर मजीद एक्टिंग करने की हिम्मत पैदा कर लेगी तो मुस्कुराती हुई चली आएगी। मैं जब बोल चुका तो अम्मा का चेहरा देखा, वो आंसुओं से तर था। मैं नादिम हुआ कि शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। माफ कर दें अम्मा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी जिद छोड़ दें। मैं उनके कदमों में बैठ गया। मेरे लाल, मैं तेरे बच्चे देखने की ख्वाहिश में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे मोना का दुख दिखाई ही नहीं दिया। मैं दिल के हाथों मजबूर थी, मैं उस पर बहुत जुल्म कर बैठी हूं। उसे कहो कि मुझे माफ कर दे। अम्मा बिलक बिलक कर रोईं। मैं बहुत मुश्किल में अम्मा को संभाला, फिर खाना खिलाया। वो बज़ाहिर ठीक हो गईं पर आंखें उदास थीं। शाम में मेरे दोस्त भी आ गए, अम्मा को भी तैयार किया और खुद भी तैयार हो गया। चलते चलते फिर 2 नफल अदा किए। दिल था कि ठहर ही नहीं रहा था, तुम्हीं को सोचे जा रहा था। मैंने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली, अम्मा को अपने साथ बिठा लिया। बाकी दोस्त अपनी अपनी कार में थे। अम्मा को तो चुप सी लग गई थी और मैंने महसूस किया कि वो रो भी रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़ी सहूलत से अपनी ऐनक और आंखें साफ कर लेती थी। नाज़नीन के पेरेंट्स ने इंतजाम मैरिज हॉल में किया था, जो कि आधे घंटे की ड्राइव पे था। जैसे जैसे कार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, दिल की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। दिल कह रहा था यहीं से लौट जा। मेरी आंखें बार बार नम होने लगीं। ड्राइव करना दोभर होने लगा। मैंने आंखें साफ करने को सर झुकाया। कार सामने से आती बस के साथ टकरा गई। मेरी कार की स्पीड भी बेध्यानी में खासी तेज हो चुकी थी और बस भी अच्छी खासी स्पीड से आ रही थी। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैं 10 दिन अस्पताल में कोमे में रहा। जब होश आया तो पता चला कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अम्मा दागे मफारकत दे गई थी। मेरी एक टांग टूट चुकी थी। तुम्हें पास ना पाकर बहुत रंज हुआ। फिर ख्याल आया कि शायद तुम तक खबर ही ना गई हो। दोस्त को तुम्हारा नंबर दिया कि राब्ता करो। उसने बारहा कोशिश की पर हर बार नंबर बंद मिला। सोचा शायद तुम किसी से बात नहीं करना चाहती, सुकून की चाह में नंबर बंद करके रखा हो। फिर खौफ आया कि कहीं तुम मुझसे खफा तो नहीं हो गई। खाला खालू से बात करने की हिम्मत ना कर पा रहा था कि उनकी बेटी का घर उजाड़ कर कि मैं किस मुंह से उनसे बात करूं। फिर दिल की बेचैनी इस कदर बढ़ी कि मैंने ऐसा करने की हिम्मत पैदा कर ली। मैंने धड़कते दिल के साथ खाला का नंबर मिलाया। अस्सलाम अलैकुम, कैसी हैं खाला जान? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा जी। कहाँ मसरूफ हो गए हो तुम दोनों? कोई खैर खबर ही नहीं। इतने दिनों से मेरी बहन भी जाने कहाँ चली गई है। पहले रोज फोन किया करती थी पर अब उसका तो कोई पता ही नहीं मिलता। खाला बोले चली जा रही थी और मेरे आस पास बम फट रहे थे। मतलब तुम वहां पहुंची ही नहीं। खाला मेरी बात सुने पहले। मैं चीखा। 10 दिन पहले मोना कराची के लिए रवाना हुई थी, क्या आपकी तरफ नहीं पहुंची? मैं रुहासा हुआ। क्या कह रहे हो बेटा? वो तो यहां नहीं आई। बल्कि मैंने तो 2-3 बार उसके फोन पर भी ट्राई किया पर उसका नंबर बंद जा रहा था।
خالہ کے کہنے پر میرے رہے سہے حواس بھی جواب دے گئے۔ میرے دوست سمیر نے مجھے بمشکل سنبھالا۔ اسی نے پھر خالہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگلے روز خالو اور خالہ دونوں پہنچ گئے۔ سب نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ مجھ سے شرمندہ تھے اور میں ان سے۔ رو دھو کر سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئے کہ میرے ساتھ کب تک رہ سکتے تھے۔ صحت ذرا بہتر ہوئی تو اماں کی قبر پر جا بیٹھا۔ اماں مجھے معاف کر دینا کہ تمہاری آخری خواہش پوری نہ کر سکا، شاید رب کو یہی منظور تھا۔ اور دیکھ اماں، تجھے خوش نہ رکھ سکا تو اب میرے پاس بھی کوئی خوشی نہیں رہی، سب کچھ لٹ گیا میرا۔ رویا، بہت رویا۔ جب جی ہلکا ہوا تو لوٹ آیا۔ شاہزیب نے رک کر اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ نازنین کو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مونا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ تو معذور شاہزیب کی بے ساکی بننے کو بھی تیار تھی۔ وہ میرا سہارا بننے میں دل و جان سے تیار تھی، بلکہ اس نے تو مجھے سمجھانے اور فورس کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ تو پھر اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ مونا نے سوال اٹھایا۔ کیونکہ میرے پاس اس سے شادی کرنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی، نہ اماں نہ تم۔ شاہزیب نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ڈاکٹروں کو یقین نہیں تھا کہ میں کبھی ٹھیک ہو پاؤں گا بھی کہ نہیں۔ میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ عرفہ کون ہے پھر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ عرفہ؟ شاہزیب مسکرایا۔ میرا بیٹا ہے، لے پالک، مالی بھائی کا بیٹا۔ اس بچے کی پیدائش پر اس کی ماں چل بسی۔ اس نے اور اس کے بڑے بچوں نے بہت مشکل سے اس بچے کو 1 سال تک سنبھالا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، یہاں میں اکیلے سب بچوں کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ 8 بچوں کی دیکھ بھال اس اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ بچیاں بھی جوان ہو رہی ہیں، انہیں عورت سرپرست کی ضرورت ہے۔ گاؤں میں ان کی پھپھیاں چاچیاں سب ہیں، وہ انہیں سنبھال لیں گی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ مجھے اس کے چلے جانے سے پرابلم نہیں تھی، میری پریشانی کی وجہ عرفہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکا تھا اور مجھے بھی اس سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا، سمجھو کہ اس کی عادت ہو چکی تھی۔ عرفہ مجھے دے جاؤ۔ وہ لوگ جانے کے لیے تیار تھے جب میں نے کہا۔ وہ حیران ہوا۔ صاحب، آپ اسے کیسے سنبھالو گے؟ 1 سال کا بچہ، آپ اکیلے؟ مطلب کہ گھر میں کوئی عورت بھی نہیں؟ وہ ہکلایا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، پلیز اب انکار مت کرنا۔ میری التجا۔ وہ عرفہ کو میری گود میں دے کر چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ سارے جہان کا خزانہ میری گود میں آ گیا ہو۔ بس تب سے یہ میرا بیٹا ہے۔ شاہزیب مسکرا دیا۔ عرفہ جانتا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ سب جانتا ہے، مطمئن انداز میں جواب دیا۔ بہت مشکل کام تھا ویسے 1 سال کے بچے کو تنہا پالنا، اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ مشکل تو تمہارے بن جینا بھی تھا، پر جیا نا۔ لگتا تھا مر جاؤں گا، پر دیکھو جی رہا ہوں 16 سال سے، شاہزیب نے کہا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ممی ممی یہ دیکھیں، شانی ہاتھ میں ٹیبلٹ اٹھائے اسے پکارتے نیچے آ رہا تھا۔ شاہزیب کو دیکھ کر رک گیا۔ ممی، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اوہ، تو تم نے شادی کر لی۔ شاہزیب کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ سانس روکے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی۔ شانی جو کہ آنکھیں پھاڑے شاہزیب کو تک رہا تھا، بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ ماں کو کیا دکھانے آیا تھا وہ بھول گیا۔ ویئر یو ور ڈیڈی؟ آئی واز alone without you۔ شانی باپ سے لپٹے رو رہا تھا اور وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔
बल्कि वो तो समझी थी कि उसके बेटे में एहसास नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो हैरान थी कि उसने बाप को कैसे पहचाना। शाहजेब हैरत का बुत बना खड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो इस काबिल हुआ। अपने बाजू शानी की पुश्त पर फैला सका। जिस लम्स को वो इतने अरसे से तरस रहा था, जिस तशनगी को अरफा की मौजूदगी भी दूर ना कर पाई थी, वो लम्हों में हवा हो गई। उसकी रूह को करार सा आ गया। हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा खून। उसके दिल ने गवाही दी। ये हमारा बेटा है शाहजेब, मोना ने थूक निकलते हुए बमुश्किल कहा। शाहजेब ने आंखों से तासुर दिया कि तुम्हारी बात पर दिलो जान से ईमान लाया। शाहजेब की आंखें भीगी हुई थीं, पर लब मुस्कुरा रहे थे। साहब, खाना लग चुका है। नदीम चाचा अंदर आए तो सब आंखें साफ करने लगे। शानी भी बाप से अलग हो चुका था। जी आते हैं, शाहजेब ने आहिस्ता से कहा। अरफा कहाँ है? उसे भी बुला ले। जी जनाब, नदीम चाचा एहतराम से कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद खाना खा रहे थे। डैडी, मैंने मम्मी के पर्स से आपकी पिक लेकर स्कैन कर ली थी, ये देखें। शानी ने अपना टैबलेट शाहजेब के सामने कर दिया। हूं ना मैं आपकी फोटोकॉपी? वो इतराया। ये उसकी जवानी की तस्वीर थी। हाँ भैया, आप बिल्कुल बाबा जैसे हो, जवाब अरफा ने दिया था। वो भी सूरत हाल से वाकिफ हो चुका था। शाहजेब ने अरफा के चेहरे को बगौर देखा। वहां हसद जैसी बला को ना पाकर वो मुतमईन हो गया। मेरे दोनों बेटे मेरे पे गए हैं। उसने मोहब्बत पाश निगाहों से दोनों को देखा। वो मुस्कुराकर फिर से खाने में मसरूफ हो गए। मोना ने शुक्र अदा किया कि शाहजेब ने शानी को कबूल कर लिया। खाना खाकर दोनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। अरफा शानी का सामान अपने कमरे में रखवा चुका था। नदीम चाचा कहवा ले आए। शाहजेब रात के खाने के बाद कहवा पीने का आदी था। मोना ने गला खंगारा। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं कराची नहीं, लंदन चली गई थी। मेरी एक सहेली वहां रहती है, उसने मेरी मदद की। एयरपोर्ट पर ही मोबाइल सिम छोड़ दी थी। मैं किसी से भी कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी नई जिंदगी आराम से, सुकून से शुरू करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। शाहजेब ने उसे शिकवा कना नजरों से देखा तो वो नजरें झुका गई। ये भी सच है कि मेरा हौसला जवाब दे चुका था। इससे पहले कि मैं सबके सामने टूट कर बिखरती, मैं मंजर से गायब हो गई। अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में डालना आसान नहीं होता, पर मुझे ये करना पड़ा। मोहब्बतों का कर्ज चुकाना था। मोना ने अपनी आंखों की नमी उंगलियों की पोरों से चुन ली। शाहजेब ने भी लंबी सांस खींचकर खारिज की। मारीना ने मुझे अपने घर में ठहराया, जॉब तलाश करने में मेरी मदद की। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही जॉब मिल जाएगी मैं उसका घर छोड़ दूंगी। मुझे जॉब मिल गई, पर अभी काम करते चंद दिन गुजरे थे कि मैं बीमार पड़ गई। काम पर ना जा सकी। चंद दिन घर में पड़ी रही। अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, पर मुझे काम पर जाने की फिक्र थी। मेरी जिद के आगे मारीना को हथियार डालने पड़े। उसने ना चाहते हुए भी मुझे इजाजत दे दी, बल्कि अपनी कार में ड्रॉप करने आई। मुझे एक स्टोर में सेल गर्ल की जॉब मिली थी। मेरे स्टोर के बिल्कुल सामने बैंक था। उसे वहां कुछ काम था। मुझे छोड़कर वो बैंक चली गई। मुझे आता देखकर स्टोरमैन ने बहुत बुरा मुंह बनाया। मेरे काउंटर तक पहुंचने से पहले ही वो मेरे गुज़िश्ता दिनों की तनख्वाह निकाल चुका था। उसने पाउंड मेरे हाथ पर रखे और साफ कह दिया कि वो किसी और को काम पर रख चुका है, अब मेरी ज़रूरत नहीं। मैं मुंह लटकाए बाहर निकल आई। परेशानी थी कि अब फिर से जॉब की तलाश में ख्वार होना पड़ेगा। मैं मारीना पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बाहर निकलकर तबीयत फिर खराब होती महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर में मैं अपने गिरदो नवा से बेखबर फर्श पर पड़ी थी। मारीना मुझे गिरते देख चुकी थी। वो मुझे फौरन अस्पताल ले गई। जरूरी ट्रीटमेंट के बाद मैं होश में आई। कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ, डॉक्टर ने कहा, और साथ ही कुछ टेस्ट लिख दिए।
जब टेस्ट हुए तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद, मैंने डॉक्टर से कह दिया तो मारीना ने मुझे घूरा। नहीं, ये रिपोर्ट्स यही बता रही हैं और ये रिपोर्ट्स 100% दुरुस्त हैं। ये मेरा यकीन है। आपकी कंडीशन भी उसके सच होने का यकीन दिला रही है। वैसे आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? डॉक्टर ने पूछा। 10 साल। मेरी आंखें नम हो गईं। उसने उठकर मुझे गले लगाया। खुश हो जाओ लेडी, तुम वाकई मां बनने वाली हो। मेरे तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं रोए चली जा रही थी। तुम्हें लौट जाना चाहिए मोना, मारीना ने कार ड्राइव करते हुए कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। घर में आकर मैंने बिना रेस्ट किए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। मारीना मुझे टोकती रह गई, पर मैं कहाँ सुन रही थी। मैं तो हवाओं में थी, कहीं किसी दूसरी दुनिया में, तुम्हारे और अपने बच्चे के संग, हंसती मुस्कुराती, हर फिक्र से आजाद। कोई हाल नहीं तुम्हारा, वो कहकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ गई। मारीना, मेरी टिकट करवा दो प्लीज। मैं रात उसके कमरे में चली गई। ओह, वो तो मैं भूल गई। अच्छा, अभी चेक करती हूं। वह अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में बैठकर चेक करने लगी। सॉरी डियर, 1 वीक तक तो कोई सीट नहीं, उसने अब्रू झुकाकर कहा। क्या 1 वीक? इट्स टू मच। मुझे रोना आने लगा और मैं आंसू छुपाने को कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया और रोने बैठ गई। अल्लाह जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कैसे ये वक्त गुजरेगा? मैं तो शाजिब को खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार हूं। कितना खुश होगा जब वो ये खबर सुनेगा। मैं रब की नेमत को भुलाकर उससे गिले शिकवे करने बैठ गई। शाजिब, तुम तो पागल ही हो जाओगे जब ये खुशखबरी सुनोगे। देखना, अब बहुत नखरे उठवाऊंगी। फिर मैं तुमसे तखयलाती गुफ्तगू करने लगी। बातें करते करते ख्याल आया कि शायद ये खबर तुम्हें नाज़नीन मुझसे पहले ही सुना चुकी हो। तब मेरे ख्वाबों का महल एक छनाके से जमीन पर आ रहा। अपनी खुशी में मैं इस कदर बावली हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं, ना उस बच्चे की। मैं अपनी जगह और अपना मुकाम खुद किसी और के सुपुर्द कराई हूं। शाजेब ने हाथ उठाकर उसे चुप हो जाने का इशारा किया। शाजेब की आंखें मुसलसल बरस रही थीं। चेहरा जब्त की नाकाम कोशिश में सुर्ख हो रहा था। क्या 10 साल साथ बिताने के बावजूद भी तुम्हें यह यकीन नहीं हो सका कि तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता मोना? शाजेब ने अपनी आवाज को बमुश्किल बुलंद होने से रोका। उसकी लाल आंखें मोना तो अपने आर पार होती महसूस हो रही थी। वो घबराकर नजर झुका गई। शाजेब ने कुर्सी की पुर्ज से सर टिका लिया। 2-4 लंबी सांसें लीं और फिर सीधा हो बैठा, जैसे मजीद सुनने के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। मैंने फिर से जॉब तलाश शुरू कर दी। अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना था, उसे पालना था। मैं बैठकर नहीं खा सकती थी। फिर शानी मेरी गोद में आ गया। मारीना ने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि बहुत बार जब मैं हालात से लड़ते लड़ते थक गई तो वो मुझे लौट जाने का कहती। तुम शाजिब के साथ ज्यादती कर रही हो मोना, वो अक्सर मुझे तंबीह करती। मैं वापस आना चाहती थी, पर उस खौफ से ना लौट सकी कि न जाने तुम शानी को कबूल करोगे कि नहीं। तुम्हारे ठुकराने को शायद मैं बर्दाश्त न कर पाती। मैं मर जाती और मुझे जीना था अपने बच्चे के लिए। खुद से ही लड़ते 16 साल बीत गए। ये जंग अभी भी जारी थी, पर मैं डटी रही। अपने हारने का तब पता चला जब शानी ने मुझसे सवाल किया कि क्या वो नाजायज है जो उसका बाप उसके साथ नहीं रहता, छोड़ गया है। तब मुझे लौटना पड़ा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैं ना लौटती तो मेरा बच्चा खुद को नाजायज ही समझता। मां की मजबूरी कभी ना समझता। औरत हालात से लड़ सकती है, खुद से लड़ सकती है, पर औलाद से नहीं। मैं हार गई शाजेब। शानी ने मुझे मात दे दी। जो फैसला मैं 16 सालों में ना कर सकी, उसने मुझसे 16 घंटों में करवा लिया। मोना सिसकियां भरती अपने कमरे की तरफ भाग गई।
ठक ठक ठक। दरवाजा बजा तो अपने आंसू छुपाते उठ बैठी। शायद शानी आया है। उसने वॉल क्लॉक को देखते सोचा और अपने बच्चे के सामने रोना नहीं चाहती थी। आ जाओ, दरवाजा खुला है, उसने यूं ही बैठे बैठे आवाज दी। दरवाजा खुला और शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। वो सीधी हो बैठी। वो आगे आकर बेड के किनारे पर टिक गया। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए जमीन को घूरता वो शायद बात करने को अल्फाज ढूंढ रहा था। ये शख्स तो बिल्कुल वैसे का वैसा है, बालों में बस थोड़ी सी चांदी चिपकने लगी है। आंखों पर चश्मा उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा गया है। वो उसे देखे सोच रही थी, तुम नहीं हारी मोना, हारा तो मैं हूं। तुम्हें शाहजेब खोकर शानी मिल गया, जीने की एक नई उम्मीद मिल गई, सहारा मिल गया और मैं तही दामन रहा। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, मैं फिर भी जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे लौट आने की उम्मीद के लिए। 16 साल तन्हा जिया हूं। पहले तो सिर्फ तुम बिन जीने का मलाल था और अब जब तुम लौट आई हो तो मेरे लिए एक मलाल और ले आई हो। मैं औलाद के होते हुए भी इस नेमत के लिए तरसा, उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़पा। मारीना ठीक कहती रही कि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है मोना, भले अनजाने में ही की हो, पर मेरा तो 16 साल का नुकसान हुआ ना। ये 16 साल कम अरसा नहीं होता। नहीं तुझसे कोई शिकवा, नहीं तुझसे कोई गिला, मेरी जिंदगी के वो माहो साल, बस दे मुझको तू लौटा, तेरे साथ बिताए थे जो, दिए वो तुझ बिन बीता। शाहजेब ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसने अपनी आंखें साफ की। वो अपनी जगह से उठी और उसके बराबर में बैठी। उसके बाजू में अपना हाथ गुजार कर मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया। अपना सर उसके कंधे पर रखकर आंखें मींच ली। जिंदगी भर ना जाने का उनका मलाल, तुझ बिन जो बीत गए माहो साल। बंद आंख से आंसू बाहर आया तो शाहजेब ने उंगली की पोर से चुन लिया। घड़ियाल से 12 बजने का ऐलान हुआ। हैप्पी एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट। शाहजेब ने उसके सर पर होले से बोसा दिया। उसने झटके से सर उठाया। ओह, मैं ये दिन कैसे भूल गई। मैंने तो तन्हा होते हुए भी ये दिन तसव्वुर में तुम्हारे साथ ही बिताया। आज कैसे भूल गई शाहजेब। आज याद रखने के लिए मैं जो था। वो मुस्कुराया, जेब से एक डिब्बी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? मोना ने डब्बी लेते हुए पूछा। खोली तो अंदर एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। बहुत खूबसूरत है, मोना ने सराहा। पहचाना इस रिंग को? शाहजेब के पूछने पर वो उसे गौर से देखने लगी। ओह, ये वही है ना? हाँ, ये वही है जो तुमने मुझे अपनी बीवी को मुंह दिखाई में देने के लिए बनवा कर दी थी। अब बीवी 16 साल बाद लौटी है तो मुंह दिखाई तो बनती है ना। शाहजेब शरारत से मुस्कुराया। शाहजे तुम भी ना? उसने शर्माकर शाहजेब के सीने में मुंह छुपा लिया। थैंक यू मोना। तेरे संग अब मेरे यार गुजरे कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी के माहो साल कि ना रहे मुझे माजी का मलाल। उसने भी मुस्कुराकर मोना को अपनी बाहों में कैद कर लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।